नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। टूलकिट का एक और मामला सामने आया है और क्रोनोलॉजी को अगर समझेंगे तो रिश्ता भले ही सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़ा हो, लेकिन संलिप्तता और मास्टरमाइंड की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं पीछे नज़र नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आजकल मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक सिक्के की दो पहलू बन चुकी है और इसको लेकर के वो लगातार अपना एजेंडा चला रहे हैं, जिसके लिए वो अंदरूनी लेफ्टिस्ट लिमरांडुओं को तो इन्वॉल्व कर ही रहे हैं, साथ ही बाहरी ताकतों का भी सहारा ले रहे हैं और लगातार एक मंशा के साथ सरकार को बदनाम करने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करते जा रहे हैं। ये मामला जो आया है वो बीजेपी की तरफ से एक टूलकिट का मामला फिर से रिवील किया गया है और जिसमें कांग्रेस की संलिप्तता की बात सीधे सीधे सामने आई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कोविड को लेकर हर हाल में मोदी सरकार को फेल करना चाहती थी और इसको लेकर के वो एजेंडा के तहत पूरे प्रिपरेशन के साथ प्रोपेगेंडा जो है वो रच रही थी और एक ऐसा माहौल बना रही थी जिससे लग रहा था कि कोविड को संभालने में भारत बिल्कुल नाकाम रहा है और मोदी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। एजेंडा इतना कॉन्क्रीट था, इतना सधा हुआ था कि उसमें इस बात का खासा ख्याल रखा गया था कि टारगेट जो है, जो तीर और निशाना दोनों ही हिंदू हों और उसके तार मुस्लिम समुदाय से बिल्कुल जुड़े हुए नज़र नहीं आने चाहिए और सीधा सीधा हाथ सरकार का नज़र आना चाहिए। आपको बताती हूँ इस टूलकिट में क्या क्या लिखा हुआ है। जो टूलकिट आया है उसकी हेडिंग दी गई है कॉर्नरिंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मैनेजमेंट। मतलब कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी को बिल्कुल ही फेल करार देना है और बोल्ड अक्षरों में यहाँ बताया गया है कि इंडिया कोविड कुंभ मेला पिलग्रिमेज टर्न इनटू सुपर स्प्रेडर। और आपने देखा भी कि शुरुआती दौर में कुंभ मेला को लेकर के किस तरह से प्रोपेगेंडा रचा जा रहा था, किस तरह से आवाज़ें उठाई जा रही थी कि इस कुंभ मेला ही सबसे बड़ी वजह रही इस बार के लहर को लेकर के, इस कोविड के स्प्रेड को लेकर के। कुंभ मेले पे बार बार इतना प्रेशर बनाया गया कि सरकार दबाव में आकर के कुंभ मेले को स्थगित कर दी। कुंभ मेला समय से पूर्व खत्म करना पड़ा और ऐसा बताया गया कि कुंभ मेला ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है इस कोविड के म्यूटेशन को लेकर के और ये गांव-गांव तक पहुंच चुका है, लोगों को बर्बाद कर चुका है। लेकिन तैयारी देख लीजिए आप, तैयारी क्या है। इसमें लिखा गया है कि द नोट प्रोवाइड resources to corner the Modi government and various BJP government in the country। स्टेट गवर्नमेंट को भी, इसमें जितने भी बीजेपी रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको भी कैसे बदनाम किया जाए, बर्बाद किया जाए और लोगों की नज़र में गिराया जाए, इसकी तैयारी देख लीजिए। पॉलिसाइजिंग रिलीजन एंड अलाउइंग सुपर स्प्रेडर कुंभ। सबसे पहले तो यही बताया गया है कि आपको ये पब्लिसाइज करना है कि कुंभ सबसे बड़ा स्प्रेडर रहा है। इट्स बीजेपी प्रैक्टिस टू कम्युनलाइज इंक्रीजिंगली सस्टेबल हिंदूज फॉर देयर ओन पॉलिटिकल गेन। ये लिखा हुआ है दे अलाउड कुंभ मेला टू हैपन इन हरिद्वार विच कुड इजली हैव बीन स्टॉप्ड। ये बोला गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने हिंदू वोटर्स को बनाए रखने के लिए लोगों के जान से खेल रही है। हरिद्वार का कुंभ मेला जिसको कि स्थगित किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए इसको जारी रखा। विच कुड इजली बी हैव बीन स्टॉप्ड, ये लिखा हुआ है। इसके पॉइंटर्स भी दिए गए हैं। ए पॉइंट में लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप यूजिंग दिस टर्म सुपर स्प्रेडर। बोला गया है कि आप बार बार सुपर स्प्रेडर, जो कि हमने सुना भी कि हर बार सोशल मीडिया के ज़रिए, बयानों के ज़रिए सुपर स्प्रेडर कुंभ को बताया जा रहा था।
टू कीप रिमाइंडिंग, लोगों के दिमाग में ये बैठे, द पीपल दैट इट इज़ अ हिंदू पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी दैट इज़ कॉजिंग सो मच ऑफ डिस्ट्रेस। बताइए कितना बड़ा गेम खेला गया। हिंदुओं के लिए जागने की बात है कि आपके धर्म को लेकर के जो आपके धर्म की थोड़ी बहुत बातें करता है उसको बदनाम करके किस तरह से उसको पीछे रखा जा रहा है ताकि आपके लिए बोलने वाला कोई भी नहीं हो और आप सनह सनह धीरे धीरे आने वाले समय में बर्बाद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। इस देश से नहीं बल्कि दुनिया से ही हिंदू ये शब्द का नामो निशान मिट जाना चाहिए। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। इंटरनेशनल मीडिया हैज़ ऑलरेडी ट्राइड टू एस्टैब्लिश दिस। इंटरनेशनल मीडिया ने ये बहुत कोशिश कर ली है, हमने उसको मैनेज कर लिया है। इसलिए अब आपकी बारी है कोलैबोरेट विथ लाइक माइंडेड इंटरनेशनल मीडिया। आपके जो लाइक माइंडेड इंटरनेशनल मीडिया हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट कीजिए, उनके साथ मेल बढ़ाइए, उनके साथ बातचीत कीजिए। एंड जर्नलिस्ट ऑल्सो टू फर्दर द सेम नैरेटिव, टू एस्टैब्लिश द सेम नैरेटिव। आप उनसे बार बार कह के अपने रिपोर्ट्स जो ये इस नैरेटिव पे आप तैयार करेंगे, इस जो आप प्रोपेगेंडा रचेंगे उनको रिपोर्ट करने के लिए बोलिए। अवॉइड गेटिंग caught in the trap of Eid and Kumbh false equivalence narrative that BJP will deploy as counter, neither comment on Eid gathering nor engage with such comment of or post। देखिए ये कितनी बड़ी खेल है। उन्होंने कहा है, इसमें लिखा गया है, बताया गया है अपने कार्यकर्ताओं को और एजेंडाधारियों को और लेफ्टिस्ट लिबरांडों को कि आप कभी भी इस ट्रैप में नहीं आइए कि ईद भी उसी तरह से, जबकि हमने देखा कि ईद के दौरान किस तरह से नमाजें पढ़ी जा रही थी, किस तरह से खरीदारी की जा रही थी, जो चांदनी चौक है वो किस तरह से कंजस्टेड हो गया था, जो हैदराबाद में जिस तरह से पूरा हैदराबाद ऐसे भीड़ में समाया हुआ था और कई जगहों पे हमने देखा कि किस तरह से जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी ईद को लेकर के। लेकिन ये सख्त हिदायत दी गई कि आप इस ट्रैप में मत पड़िएगा। ईद का बीजेपी चाहेगी कि काउंटर एस्टैब्लिशमेंट के लिए ईद को लाएगी, लेकिन ना आप उस पर कमेंट कीजिएगा, ना उस पर पोस्ट कीजिएगा, ना ही रिएक्ट कीजिएगा। ये मीडिया के उनके जो कुछ अपने साथी हैं जो कि उनका साथ देते रहते हैं उनको भी मैनेज किया गया, उनको भी जो क्योंकि उन्होंने पहले से भी खाया हुआ है, आज तक खा रहे हैं, आज तक उनका पेट जो है वो बढ़ा जा रहा है। बड़े बड़े महल जो हैं उनको गिफ्ट किए गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट की गई हैं इन लोगों की तरफ से। तो ऐसे में उनका तो दायित्व तो बनता है कि जो खाया है नमक का हक जो है अदा करना उनकी ड्यूटी है। उन्होंने भी कुंभ के बारे में तो जोर शोर से बोला, लेकिन ईद के इस भीड़ पे एक भी शब्द आपने मीडिया पे नहीं सुना होगा। हालांकि सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस, कुछ कमेंट्स आए थे, लेकिन उस पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी ने काउंटर किया, किसी ने कुछ बोला, बल्कि कुंभ को बार बार आपको याद दिलवाया गया। तो हिंदू आप समझ जाओ कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके जान के साथ खेलकर आपके ही रिलीजन को इस्तेमाल करते हुए आपको ही बर्बाद किया जा रहा है और उसको जो आपके लिए खड़ा है, आपके अस्तित्व के लिए, आपके वजूद के लिए, उसको कॉर्नर करते हुए पीछे धकेला जा रहा है ताकि दबाव में आकर अपनी जुबान नहीं खोल सके। ये पूरा जो खेल चल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आवर नॉन पार्टी office bearers and supporters can be encouraged to use social media posts to highlight by carefully using pictures that Kumbh is a show of political power in the name of religion, while Eid gathering are happy social gathering of families and communities। जो हमारे नॉन पॉलिटिकल जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनको आप इनकरेज कीजिए कि वो इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पे डालें जिसमें कि कुंभ को एक पॉलिटिकल गैदरिंग बताया जाए और ईद को एक सोशल हार्मोनी बताया जाए। और इसको लेकर के आप कार्यरत रहिए, लगातार बढ़ते रहिए, क्योंकि एजेंडा है देश मरे तो मरे, हमारे लोग मरे तो मरे, लेकिन मेरा मुद्दा जो है कि मोदी को गिराना है, खुद सत्ता में आना है, वो कायम रहना चाहिए। बोल्ड अक्षरों में लिखा गया, इंडिया कोविड कुंभ मेला पिलग्रिमेज
टर्न इनटू सुपर स्प्रेडर्स। ये लाइन जो है इसको आप मैं दिखा रही हूँ, ये लाइन जो है इसको उन्होंने कहा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, स्प्रेड करना है। बहुत ही घिनौनी चाल है। इस तरह के फ़ोटो दिखाया गया कि आपको किस तरह से फ़ोटोज़ जो हैं वो यूज़, कुंभ को इस तरह से दिखाइए और ईद में गले मिलते हुए इस तरह के फ़ोटोज़ दिखाइए ताकि ये सोशल हार्मोनी जो है वो नज़र आए। कुंभ में ये देखिए कितना टैक्टफुली जो फ़ोटो है उसको इस्तेमाल किया गया है ताकि एक देख के ही लोगों को समझ पे कि अरे ये क्या हो रहा है। तो इमोशंस के साथ आपके खेले जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो है इन्होंने दिया है कि क्वेश्चन ऑन पीएम केयर्स फंड जो है उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आपको इतना रेज करना है कि लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। मोदी हैज़ क्रिएटेड एन ओपेक प्राइवेट ट्रस्ट that is collecting money for unknown purpose and we also don't know if the money has been spent or not। ये ऐसा माहौल बनाना है कि मोदी सरकार ने पीएम मोदी ने इस तरह का एक ट्रस्ट क्रिएट किया है जिसमें बिल्कुल ओपेसिटी है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है और हमें नहीं पता है कि वो पैसे जो हैं इस्तेमाल हुए हैं कि या नहीं हुए हैं। मोबिलाइज फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स टू raise question about PM care like they did earlier। फॉर्मर जो आईएएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईपीएस हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए और उनसे क्वेश्चन राइज कीजिए, उनसे लेटर लिखवाइए, जो कि हमने देखा भी किस तरह के लेटर्स आए, इस तरह के सवाल उठ रहे थे। कई फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे थे। इसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा हो सकती है? इसके पीछे जो मंशा है वो ये है कि फॉर्मर आईएएस, अब गांव दूर देहात में बैठे लोग आईएएस पढ़ के ही ऐसा समझ रहे कि ये अगर आईएएस बोल रहा है तो इस बात में कुछ तो सच्चाई होगी, इस बात में कुछ तो तथ्य होंगे। वो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आईएएस के। फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, फॉर्मर आईपीएस, ऐसा अगर वो देते हैं तो कहीं ना कहीं जो छोटे शहर हैं, जो गाँव हैं, गाँव देहात हैं, इवन हम लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे बड़े शहरों में भी कि कहीं ना कुछ तो बात होगी। जो इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने देश के लिए काम किया है, जो इनका इतना अच्छा बैकग्राउंड रहा है, काम किया है इन्होंने, उनको क्या पता कि ये जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स हैं वो आजकल पार्टी लीनियंट हो गए हैं, क्योंकि उनको अगर सत्ता में दूसरी पार्टी आती है तो उनको कहीं ना कहीं कोई पोजीशन मिलेगा, उनको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा मिलेगा, किसी कमेटी के मेंबर बनेंगे, कहीं वाइस चांसलर बनेंगे, किसी को कोई पद दिया जाएगा या किसी को पॉलिटिकल गेन भी हो सकता है। तो कुछ के काले धंधे जो हैं उस पर लिपापोती की जा सकती है। तो ये सारे प्रोपागेंडा जो है इसको यूज़ करने के लिए बताया गया है। इफ़ एनी सेलिब्रिटी डोनेट्स टू पीएम केयर्स, अगर कोई सेलिब्रिटी कोई भी पीएम केयर्स में वो डोनेट करता है, देन अग्रेसिवली क्वेश्चन देम, उनको सोशल मीडिया पे उनकी थुक्कम फजीहत कर दीजिए, थू कर दीजिए, इतना लेथाड़िए, इतना उनकी लेग पुलिंग कीजिए कि उनको जवाब देना मुश्किल हो जाए। इफ़ दे आर ऑन सोशल मीडिया देन यूज़ कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट टू एम्बैरेस देम। बताइए, उनको लज्जित करना है, उनके पिछले पोस्ट को निकाल के, उनके किसी स्टेटमेंट को निकाल के, उनको कांग्रेस में अगर कभी उन्होंने समर्थन में बोला है उसको निकाल के उनको एम्बैरेस कीजिए, या मोदी के खिलाफ कभी कुछ बोला है तो उनको एम्बैरेस कीजिए और उनके खिलाफ एक माहौल बनाइए कि आप पीएम केयर्स फंड में क्यों डोनेट कर रहे हैं। अगर एक दो को ऐसे करेंगे तो बाकी खुद बैकफुट पे चले जाएंगे और वो इस ट्रस्ट में डोनेट नहीं करेंगे। और ऐसे में जो मोदी का एजेंडा है लोगों की सेवा करना, वो कहीं ना कहीं धाराशायी होता हुआ बता दें कि पीएम मोदी जो हैं जब से सीएम बनी है तब से उन्होंने अपनी सैलरी तक नहीं ली है। अपनी सैलरी भी वो लड़कियों के पढ़ाई और शादी के लिए डोनेट कर देते हैं। तो उनको तो किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, इस पीएम केयर फंड से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पैंडेमिक के समय में इस फंड को बनाया ताकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस उस वक्त में आएगी, जो पैसों को लेकर के, जो फाइनेंस को लेकर के क्राइसिस आएगी, उससे इसकी वजह से उसकी उस रूप में भरपाई की जा सके ताकि लोगों को खाना खिलाया
पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि ना जाने देश के कितने गरीब गुरबों को बैठे बिठाए खाना मिल रहा है, उनके घर में रोजी रोटी जो है वो पैंडेमिक की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुकी है, उनका कमाई धमाई बंद हो चुका है, लेकिन भूखा कोई नहीं मर रहा है, सबके घर में अनाज पहुंच रहा है। इसी पीएम केयर फंड से पहुंच रहा है, इसी पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स आए हैं, इसी पीएम केयर फंड से इतने सारे ऑक्सीजन हमारे देश में आए हैं, इसी पीएम केयर फंड से कोविड के रिसर्च के लिए पैसे दिए गए और ना जाने कहां कहां पे उसको खर्च किया गया। लेकिन इसको नहीं हाईलाइट करना है, हाईलाइट करना है कि पीएम केयर्स फंड में आपने क्यों दिया, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी को पता नहीं है। ऐसे में इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के हमेशा क्वेश्चन करना है। बिल्ड अ मोमेंटम ऑन द फैक्ट दैट दे आर डिफेक्टिव। तीसरा पॉइंट जो सी पॉइंट है वो बोला गया है, वेंटिलेटर सेंट थ्रू पीएम केयर फंड्स इन पंजाब एंड छत्तीसगढ़ आर लाइंग अनयूज्ड। पंजाब और छत्तीसगढ़ में जितने भी वेंटिलेटर्स भेजे गए हैं, हालांकि वो अनयूज्ड हैं, अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं कहना है कि वो अनयूज्ड हैं। आप एक मोमेंटम क्रिएट कीजिए कि वो डिफेक्टिव हैं, वो इस फैक्ट को छुपाइए कि वो यूज्ड है। अब जो यूज्ड ही नहीं हुआ है उसके डिफेक्टिव होने पे कैसे हम बात कर सकते हैं, वो बंद पड़ा हुआ है क्योंकि डिफेक्टिव है, ऐसा अगर सोशल मीडिया के ज़रिए या कहीं के ज़रिए टीवी मीडिया के ज़रिए या ऐसे न्यूज़ के ज़रिए अगर मोमेंटम खड़ा करते हैं तो जाहिर सी बात है जो आम आदमी है वो इतने तहकीकात में तो जाता नहीं है और कोई एक वीडियो फॉल्स वीडियो बना लिए, उसको स्प्रेड करना शुरू किए, जो चाटुकार मीडिया है उनको मैनेज करके उनको भेजना शुरू कर दिए, वो उस पर एक न्यूज़ बिल्डअप कर दिए और उसके बाद जो हुआ वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम किस तरह से पीएम की छवि को ख़राब कर सके, इसको लेकर के एक पूरी जो है वो रूपरेखा तैयार की गई और जो हमने देखा भी कि इस पैंडेमिक में ये बहुत अच्छे तरीके से काम किया और उसके बाद किस तरह से देश जो है वो हताहत, ऐसा लगा कि देश में माहौल की हर कोई मर रहा है, हर कोई बर्बाद हो रहा है, इस देश की सरकार कुछ नहीं कर रही है, हर एक व्यक्ति असंतुष्ट नज़र आ रहा था, जो इन्फेक्टेड था वो भी, जो अस्पताल में था वो भी, और जो घर में बैठा हुआ टीवी देख रहा था वो भी। असंतुष्टि सरकार की तरफ हर तरफ से नज़र आ रही थी। मोबिलाइज फ्रेंडली आरटीआई एक्टिविस्ट to file multiple RTIs on every aspect of the PM Care Fund and every decision that is taken through। ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि पीएम केयर फंड जो है वो आरटीआई के अंडर में नहीं आता है, इसका डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन क्योंकि आरटीआई कांग्रेस के रेजिम में लाया गया था इसलिए आरटीआई क्या माहौल खड़ा कर सकता है ये कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस ये यहाँ पे बोल रही है कि आप आरटीआई एक्टिविस्ट को उनको अपने साथ लीजिए, उनको मोबिलाइज कीजिए और उनको बोलिए कि वो बार बार पीएम केयर फंड को लेकर के वो आरटीआई डालें ताकि एक माहौल बने कि पीएम केयर फंड जो है वो प्रधानमंत्री अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं। जबकि यही कुछ चीज़ें जो हैं वो राफेल के समय भी हुआ, जब भी कोई नई चीज़ इस देश की सरकार लाती है इस तरह के हो हंगामे किए जाते हैं। जैसे मोदी जब प्रधानमंत्री पद से हटेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने सर पे लेकर घूमते फिरेंगे अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, चाहे वो कोई भी, चाहे सेंट्रल विस्टा की बात करें, सेंट्रल विस्टा परमानेंट मोदी के लिए नहीं है बल्कि जो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जो इस देश के पॉलिटिशियन होंगे उनके बेनिफिट के लिए है। बहुत ज़्यादा जो रेंट है वो सेंट्रल विस्टा के लिए दिया जा चुका है। अब ये ओन प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसमें रेंट का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जितना रेंट अब तक दे चुके हैं उससे आधे में ये जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का काम है वो हो सकता है और आने वाले समय में जितना रेंट हम दे चुके हैं उसकी रिकवरीज भी हो सकती हैं, पैसे बचाए जा सकते हैं। अगर पैसे कमा नहीं सकते हैं तो पैसे बचा ले, ये भी एक तरीका है फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करने का। देश की सरकार यही कर रही है। स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ गुजरात पे पैनी नज़र होनी चाहिए और गुजरात को हर तरह से तोड़ना चाहिए क्योंकि पीएम मोदी जो है गुजरात से बिलोंग करते हैं, इसलिए मोदी मे कम फ्रॉम गुजरात बट
he is the Prime Minister of India, build a narrative that Gujarat continues to get special treatment by him। देखिए किस तरह से काम किया जा रहा है। तो समझने की ज़रूरत है, इस देश की जनता को समझने की ज़रूरत है। आपको जो टीवी है वो मैनेज्ड है, वो नहीं कुछ बोलेगा क्योंकि सबके पास पैसे पहुंच रहे हैं। ये 3-3 मिनट के बाद जो बड़े बड़े ऐड दिखाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, उसका मतलब भी समझिए कि ब्राइब क्या होता है, किसी का मुंह बंद करवाना क्या होता है। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलता है तो अरविंद केजरीवाल उसको, उस चैनल को, उस पेपर को, उस प्रिंट मीडिया को कोई भी ऐड नहीं देते हैं, उसके रिपोर्टर्स को एंटरटेन नहीं करते हैं, उन तक खबरें नहीं पहुंचती हैं और उनको, उनकी जो 60 गांठ वाली मीडिया है उस रिपोर्टर को इतना एम्बैरस करते, इतनी बेइज्जती उसकी करते, इतना उनके खिलाफ इस तरह के मोमेंटम खड़ा करते हैं कि वो बेचारा फील्ड में अलग थलग पड़ जाता है। तो ये तरीका है अरविंद केजरीवाल का, और क्योंकि कांग्रेस को अपना कोई वजूद नहीं रह गया है, वो अपनी ज़मीन दान देते हुए लड्डू जीरो पाकर लोगों को बधाई देती है कि आपको बधाई हो कि आपने बीजेपी को हरा दिया। तो ऐसे पार्टी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इन गुजरात यूज द डिस्ट्रेस ऑफ पीपल, ए पॉइंट है यूज डाटा टू यूज data to argue that a bias towards Gujarat can be easily seen as it got the highest सप्लाई ऑफ कोविड वैक्सीन। आप ऐसा माहौल बनाइए कि गुजरात को सबसे ज़्यादा वैक्सीन मिला है, हालांकि ये सच नहीं है। दूसरा लिखा गया है इन गुजरात यूज द डिस्ट्रेस ऑफ पीपल टू बिल्ड एंगर अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ गुजरात में इस तरह का माहौल बनाइए जैसे कि वहाँ के लोगों में मोदी के खिलाफ एक आक्रोश, एक गुस्सा पैदा हो और वो मोदी को धीरे धीरे गाली देना शुरू कर दे, उसको बदनाम करने के ज़रिए ही ये पॉसिबल है। अवॉइड शोइंग डिस्ट्रेस ऑफ पीपल इन गुजरात आउटसाइड द स्टेट। गुजरात में जो डिस्ट्रेस है वो आउटसाइड के स्टेट में नहीं दिखाना है। इंस्टेड फोकस ऑन प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट दैट द स्टेट इज़ गेटिंग। मतलब कि जो प्रेफरेंशियल जो चीज़ें मिल रही हैं वो दिखाइए, ये नहीं दिखाइए कि वहाँ पे ये है, उनको क्या क्या ज़्यादा मिल रहा है, वो किस तरह से उनको ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। मोदी गुजरात से आते हैं इसलिए सिर्फ गुजरात की सुनते हैं, गुजरात की सोचते हैं। ऐसा माहौल बनाना है और वहाँ की मीडिया को भी मैनेज करना है। और क्या लिखा गया है, चूजिंग वैनिटी ओवर पीपल्स लाइफ, द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा का यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेंट्रल विस्टा का भी एक डेवलपमेंट का काम है, लेकिन उसको किस तरह से यूज करना है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹20,000 करोड़ एज पर यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। द कॉस्ट इज 20,000 crore over several years while the country battles the COVID-19 pandemic. Initial construction worth ₹13,540 crore has been approved. These funds could have been diverted to tackling the COVID-19 pandemic. सेंट्रल विस्टा में जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं वो बहुत पहले से है, ये प्लान बना हुआ है और वो साल दर साल करके पैसे जो है वो जाते रहेंगे। जो 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल बनाने के लिए बोला गया है कि जैसे अभी सारा पैसा दे दिया गया है और पैंडेमिक में जिस पैसे को यूज़ होना चाहिए था वो अपनी ऐशो आराम के लिए, अपनी अय्याशी के लिए सरकार जो है वो इस्तेमाल कर रही है, अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसा माहौल बनाना है। और डिटेल पॉलिसी पेपर ऑन सेंट्रल विस्टा इज़ बीइंग सर्कुलेटेड सेपरेटली, पॉइंट्स फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। 2 crore families could have been received ₹6,000 through the NYAI scheme in the same amount. Similar other
कैलकुलेशन में बी यूज टू मेंशन इन द डिटेल पेपर। मतलब इस तरह से कि जो भी पॉलिसीज़ के भी जो अमाउंट हैं उनको इस सेंट्रल विस्टा से जोड़ के और उसको प्रोपागेट कीजिए, एजेंडा बनाइए और माहौल बनाइए। चाहे जितना झूठ बोलना पड़े बोलिए, लेकिन माहौल बनाना है और भारत को ध्वस्त करना है। भारत की तैयारी को ऐसा बताना है वर्ल्ड फोरम पे कि यहाँ पे कुछ भी तैयारी नहीं है। भारत को बदनाम करना है, भारत को बर्बाद करना है। भारत बदनाम होगा तभी मोदी बदनाम होगा, और मोदी बदनाम होगा तो कहीं ना कहीं लोगों का लगाव जो मोदी की तरफ है वो टूटता हुआ नजर आएगा, और ऐसे में हमारे तरफ लोग झुकाव करेंगे और शायद राहुल बाबा अगला पीएम बन सकते हैं। ऐसी कोशिश जरूर की गई है इस टूल किट के ज़रिए, ताकि, लेकिन राहुल बाबा को ये पता नहीं है कि वो अपने शायद मोदी जाए तो कोई और, भले किसी और पार्टी के लोग आ जाएं, लेकिन राहुल बाबा के नसीब में, राहुल गांधी के नसीब में, कांग्रेस के युवराज के नसीब में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ राहुल बाबा। लोग भले प्रधानमंत्री मोदी से खिन्न हो जाए, उनसे नाराज हो जाए, वो आक्रोश उनके अंदर आ जाए, लेकिन झुकाव जो है, लगाव जो है वो राहुल गांधी से होगा। ये सोचना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाती है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके बताऊंगी तो बहुत लंबा होगा। कहने की बात यह है कि कांग्रेस ने जब इस पैंडेमिक को लेकर के पहले से तैयारी की हुई थी। आपको एक और चीज़ बताती हूँ, इसमें बहुत वो जानना बहुत ज़रूरी है। एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इस पैंडेमिक के समय में कांग्रेस की जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम की है, इसको प्रोपागेट कीजिए। और उसके लिए आपको क्या क्या करना है। इंडियन यूथ कांग्रेस एंड फ्रंटल organization can be shown as taking the lead in helping people. Contrast their work with apathy and inertia of the government as well as BJP organization. उनके काम को हमेशा सरकार और बीजेपी के काम से कंपेयर कीजिए कि देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, वो रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बिल में घुस गए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं उनके मिनिस्टर्स, क्या कर रहे हैं पीएम मोदी, क्या कर रहे हैं अमित शाह, कहाँ हैं बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब। ये सवाल खड़े करते हुए जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस है उनके काम को कंपेयर कीजिए और बताइए कि देखिए श्रीनिवासन जो है वो क्या कर रहे हैं, देखिए वो क्या कर रहे हैं। हालांकि श्रीनिवासन पे को लेकर के जब पुलिस ने पूछताछ की तो बड़ा बवाल खड़ा हुआ। पुलिस भी दबाव में आकर सभी नेताओं को क्लीन चिट दे दी, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पूछा कि आप कौन होते हैं क्लीन चिट देने वाले, आखिर इनके पास आया कहाँ, क्या उन्होंने रिसिप्ट दिखाई कि इन्होंने खरीदा। अगर ये दवाइयाँ दुकानों पे अवेलेबल नहीं थी तो इनके पास कैसे अवेलेबल हो गई। अगर ऑक्सीजन दुकानों में आम आदमी के लिए नहीं अवेलेबल थी तो इनके पास कैसे आ गई। इन सारे सवालों के जवाब लेकर आइए और इसकी सुनवाई जो है 25 मई को होनी है। तो कोर्ट ने पुलिस को ऐसी फटकार लगाई कि पुलिस के तो दुम दमाते हुए भाग गए। अब नेता हैं, आज ये हैं कल वो आ जाए हो जाएंगे। पुलिस इस दबाव के मारे सबको क्लीन चिट दे दी। लेकिन कोर्ट का कहना है कि चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी हो, अपने घरों में कैसे दवाइयों को रखे हुए थे, अपने घरों में कैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रखे हुए थे। लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे लेकिन इनको कैसे मिल जा रहे थे। इन सब की डिटेल लेकर आइए, वो सारे रसीद लेकर आइए, वो सारे डिटेल लेकर आइए, इन्वेस्टमेंट्स लेकर आइए कि क्या इन्होंने लीगली किया है या एक कालाबाजारी था। जब लाखों लोग मर रहे थे तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए क्या ये चुनिंदा लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। ऐसा कोर्ट का कहना है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। कोर्ट की बातों को, हालांकि कोर्ट को पे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आजकल कोर्ट की इतनी बेइज्जती शायद ही कभी हुई होगी जो अभी कांग्रेस कर रही है।
और क्या बोलता है, उसके पॉइंटर्स दिए गए हैं कि किस किस तरह से। ए पॉइंट में बोला गया है क्रिएट अ सोशल मीडिया टीम टू ट्रैक एवरी रिक्वेस्ट फॉर हेल्प एंड कॉन्टैक्ट देम ऑन डीएमए, डायरेक्ट मैसेज, और डायरेक्टली उनसे बात कीजिए जिनको भी ज़रूरत है जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। वंस कॉन्टैक्ट इज एस्टैब्लिश, अगर कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तो रिक्वेस्ट देम टू सेंड अ सोशल मीडिया पोस्ट अगेन, दिस टाइम टैगिंग द यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया हैंडल एंड इट्स लीडिंग ऑफिस बेयरर्स। अगर वो उनसे कांटेक्ट हो जाता है तो उनको बोलिए कि आप हमें टैग कीजिए और हमसे डिमांड कीजिए कि आप हमको भेजिए, हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, तब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अब ज़रूरतमंद इंसान क्या करे, मरता क्या ना करता वाली हाल है। ठीक है भाई, तुमको टैग कर देते हैं, तुमसे ही मांग लेते हैं, तुम्हारे सामने गिरा देते हैं, चलो हमको प्रोवाइड करवा दो। उसके बाद क्या कहा गया है, कोलैबोरेट इन एडवांस विथ फ्रेंडली जर्नलिस्ट ऑन सोशल मीडिया टू इमीडिएटली एम्पलीफाई दीज मैसेजेस। और सोशल अपने जो लाइक माइंडेड एनडीटीवी, आजकल आज तक भी हो गया है, राजदीप, रवीश कुमार और भी बहुत लोग हैं, किनके नाम मैं गिनवाऊं, और अजीत अंजुम साहब आजकल घूम घूम के कर रहे हैं, और कुछ हद तक राहुल कंवल भी। मैं नाम लूँगी तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि क्या मैं बताऊं, जो चाट के आज करोड़पति बने हुए हैं। उनकी लुटियंस जोन्स में बड़े बड़े जो है महल हैं और लेविश लाइफ स्पेंड करते हैं। जर्नलिस्ट के पास इतना पैसा कहाँ आया, कैसे आया, आज तक मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरी नौकरी में तो मुझे आज तक इतना पैसा नहीं मिला कि मैं अपने खर्चे संभाल सकूं या उसको मैनेज कर सकूं। और हर बार जो 2-5 होते थे वो अलग होते थे। तो ये बोला गया है कि वंस द कोलैबोरेट द एडवाइस विद फ्रेंडली जर्नलिस्ट के साथ आप उसको कोलैबोरेट कीजिए और उनको बोलिए कि इस मैसेज को स्प्रेड करें कि श्रीनिवासन के पास या कांग्रेस के इसके पास टैग किया गया है, उन्होंने सिलेंडर मांगा है, उन्होंने रेमडेसिविर मांगा है, उन्होंने ये दवाइयाँ फला दवाई मांगी है, उन्होंने फला हेल्प मांगा है, और श्रीनिवासन ने कर दिया। लोकल ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल लीडर्स इन सिटीज टू कीप सम बेड्स एंड अदर्स facilities blocked in friendly hospitals to be released only on our request। ये बोला गया है। बताइए ये कितना बड़ा ख़राब बात है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, और इन्होंने कहा है कि जो आपके फ्रेंडली हॉस्पिटल्स हैं, जिनसे आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनसे आपके कांटेक्ट अच्छे हैं, जिनसे आपकी दोस्ती है, उनसे जाकर बातचीत कीजिए और कुछ बेड हर हॉस्पिटल में ब्लॉक करके रखिए और उनको बोलिए कि जब तक हम ना बोलें तब तक वो उस बेड को डिस्चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, और जब आपके पास ऐसे रिक्वेस्ट आए तो आप कुछ ज़रूरत के हिसाब से बेड्स को यूज़ कीजिए, और जो ब्लॉक बेड हैं उनको उनसे लोगों की हेल्प कीजिए। अब बताइए आम आदमी कहाँ सोशल मीडिया पे, गांव का आदमी चाहे हमारे जैसे लोग सोशल मीडिया पे। अच्छा, एक क्राइटेरिया और था कि जिनके ब्लू टिक होते थे हेल्प उन्हीं को मिलता था। अब मेरे ट्विटर अकाउंट पे तो ब्लू टिक नहीं है, तो मैं अगर मांगती हेल्प, मदद मांगती, तो मुझे कोई मदद नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि वो ब्लू टिक, मैं वीआईपी कल्चर के अंदर नहीं आती हूँ, मैं वीआईपी नहीं हूँ। मेरे तरफ से अगर कोई डिमांड करता ब्लू टिक वाला तो शायद होता, लेकिन ऐसा मेरा अगर जानने वाला नहीं है तो मुझे वो मदद नहीं मिलती, क्योंकि मेरा वीआईपी एक्सेस नहीं है। आपके ट्विटर पे ब्लू टिक हो गया मतलब आप वीआईपी हो गए, आप बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हो गए और आपके लिए हर सुविधा मुहैया की जाएगी। लेकिन आम आदमी जो है वो बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, रेमडेसिविर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रहा है। लेकिन कांग्रेस की जो सोशल मीडिया टीम है, जो यूथ कांग्रेस है, और जो अखिल भारतीय कांग्रेस जिसको बोलते हैं, आईएनसी जिसको बोलते हैं, इंडियन कांग्रेस इस प्रोपेगेंडा में लगी हुई है, और यूथ कांग्रेस बेड को ब्लॉक कर रही है, दवाइयों को ब्लॉक कर रही है, उनकी कालाबाजारी कर रही है, और पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आम आदमी बेड के लिए, दवाई के लिए तरस रहा है, मर रहा है। ये हाल है इस देश की प्राइम अपोजिशन पार्टी की, जो 50 साल तक इस देश की सत्ता पे काबिज रही है। ये कैसे मैं बताऊं, मुझे पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो इस तरह से
प्रोपागेट करते हैं, एजेंडा चलाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लोगों की जान से खिलवाड़, मौत के सौदागर हैं ये लोग, चाहे वो आम। आपने देखा, एक क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया पे एक मूवमेंट शुरू किया गया, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ गई, और उसी दिन आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम पत्र लिखते हैं कि इतने सारे वैक्सीन जो हैं वो बाहर भेज दिया गया, अगर वो यहाँ रहता तो हमारे लोगों के 6.6 करोड़ वैक्सीन जो है अप्रॉक्स बाहर भेजा गया, बाहरी देशों को दिया गया। ये हमारे देश में रहता तो हमारे देश के लोगों के लिए काम में आता। उसी दिन, क्योंकि हम लोग सब जान रहे हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में किस तरह से अभी रोज चल रहा है, आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें 18 इस्लामिक कंट्रीज़ का नाम देते हुए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान का नाम लिखते हुए ये बताया कि हिंदुस्तान, भारत की सरकार ने इन देशों को, उन्होंने हिंदू मुस्लिम डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन इस्लामिक कंट्री को की, इस्लामिक कंट्री को, जिससे कि हिंदू जो है वो आहत हो जाए, 18 इस्लामिक कंट्री को, ये इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये वैक्सीन भेजा और हमारे बच्चे जो है मर रहे हैं। मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश, बाहरी देशों को क्यों भेज दी? जबकि फैक्ट ये है, जो आप विदेश मंत्रालय की साइट पे जाएंगे तो 95 कंट्रीज़ को हमने वैक्सीन मुहैया करवाई है। कुछ के साथ हमारे डील थे जिसमें कि चार्ज किए गए, बाकियों के साथ फ्रेंडली डिप्लोमेसी के तहत उनको वैक्सीन भेजी गई, और मैक्सिमम जो कंट्री हैं उनको यूएन के कोवैक्स पॉलिसी के तहत भेजी गई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिर्फ उन 18 देशों के नाम बताए, पाकिस्तान सहित, जबकि पाकिस्तान में वैक्सीन गया भी नहीं है भारत की तरफ से, लेकिन उनको डाला गया और बताया गया। बाद में उनकी इतनी छीछा लेदर हुई तो उन्होंने बाकी सभी 95, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद 95 कंट्रीज़ का नाम उन्होंने रिवील किया। लेकिन आप समझिए कि किस तरह से प्रोपागेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल फोरम पे भी इजराइल को और यूएस को ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो वैक्सीन भेज रहा है वो इन 18 इस्लामिक कंट्रीज़ को भेज रहा है। आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं? मोदी के चक्कर में। क्यों इसकी तारीफ कर रहे हैं, क्यों इसकी मदद कर रहे हैं, क्यों ऑक्सीजन भेज रहे हैं? ये तो साठ गांठ लगाए हुए हैं इस्लामिक कंट्री के साथ। आम आदमी पार्टी का ये पैंतरा देखिए। उसी समय में कांग्रेस हर जगह, प्रियंका गांधी हर जगह पोस्टर लगवा रही हैं, हर जगह बयान दे रही हैं, उनके बार बार ट्वीट्स आ रहे हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने कहा, हमें भी गिरफ्तार करो, हमें भी गिरफ्तार करो। क्योंकि जिन लोगों ने पोस्टर लगाए थे उन्होंने नियमों का, पैंडेमिक नियमों का उल्लंघन किया था, उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया, बाद में पूछताछ करके छोड़ दिया। इस पूछताछ में ही पता चला कि जो पोस्टर्स लगवाए गए हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगवाए हैं, जिसके लिए उनको पैसे भी दिए गए हैं। तो ये सारा खेल चल रहा है। इस खेल का ये टूल किट का वो भी एक हिस्सा है जिसको आप समझ सकते हैं। और फिर बताया गया कि कॉल टू हेल्प जर्नलिस्ट और मीडिया को हेल्प करने के लिए सबसे प्रायोरिटी में रखिए, क्योंकि उनको मैनेज करना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कॉन्ट्रास्ट द वर्क डन बाय IYC इंडियन यूथ कांग्रेस विथ लैक ऑफ वर्क डन बाय बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरह से उसको ये कीजिए। ये पूरा टिलकिट देखिए किस तरह से प्रोपागेट किया जाता है चीज़ों को। हम और आप समझ भी नहीं पाते हैं, ट्रैप होते रहते हैं। और जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो किस तरह से हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं। सब सत्ता का खेल है। लेकिन इसमें बता दूं कि मौजूदा सरकार जिस तरह से पैंडेमिक को हैंडल कर रही है, यूएन से लेके बाकी विश्व के सभी देश हिंदुस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। बस हमारी ऑपोजिशन जो है वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि लोगों की मदद भी नहीं करती, वो सिर्फ एजेंडा चलाकर अपने फ़ायदे उठाने की कोशिश कर रही है, हालांकि उठा भी नहीं पा रही है। जो सबसे मेन ऑपोजिशन पार्टी इस देश की है वो इतनी लचर, इतनी कमज़ोर और इतनी लालची हो चुकी है कि उसको इस देश से कोई मतलब नहीं। हालांकि राहुल गांधी को इस देश से कभी कोई मतलब नहीं रहा है, उनके बैकग्राउंड्स को हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, बोला गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के इमेज को बिल्कुल, वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, यूज रिसोर्सेज टू क्रिएट अ सोशल मीडिया टू क्वेश्चन मोदी
incompetent from handle which looks like मोदी और बीजेपी सपोर्टर्स। इंटरनेशनल मीडिया ऐसा करो कि ऐसा लगे कि मोदी के सपोर्टर ही मोदी पे क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं, ऐसा माहौल बनाओ और उनसे ट्वीट करवाओ, उनसे सोशल मीडिया पे उनको मैनेज करो, इंटरनेशनल मीडिया को मैनेज करो और उनसे बोलो कि फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमारे लाइक माइंडेड हैं कि इंडिया के उन विभत्स तस्वीरों को वो दिखाएं जो कि दिखाया गया शमशान की तस्वीरें वॉशिंगटन पोस्ट दिखा रहा है और बाकी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल्स और बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है, बीबीसी, अल जज़ीरा का क्या हाल हो गया हम देख रहे हैं। तो इन लोगों ने जिस तरह से हिंदुस्तान की छवि को ख़राब करने के लिए इंटरनेशनल फोरम पे जिन तस्वीरों को इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर के हमने ऑब्जेक्शन भी दर्ज किया था, भारत की सरकार ने भले ना किया हो लेकिन भारतीयों ने तो खूब जम के किया। तो उसके बाद कहा गया द एनवेलप कैन बी पुश्ड टू स्टार्ट यूजिंग डिफेमिंग demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectual and opinion makers so that they have greater acceptability when used politically। ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं और भी। तो इस पूरे प्रकरण को देखते हुए यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस देश के शांति को, इस देश की सुख को, इस देश की भव्यता को ताके पे रख के राहुल गांधी की कोशिश है कि हर हाल में हिंदुस्तान को बदनाम करेंगे, तभी वो शायद हिंदुस्तान के कद को छोटा करेंगे, तभी वो शायद इस देश के प्रधानमंत्री बन सकेंगे। ये कोशिश है राहुल गांधी की। हालांकि उनको समझना चाहिए कि ये जो कोशिश है वो कहीं भी कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि देश के लोग, जो आम लोग होते हैं, उनको अपने देश से बहुत लगाव होता है। एक मोमेंट के लिए तो वो अपने इमोशंस की वजह से, अपने अपनों को परेशान देखने की वजह से वो बहक जाते हैं, वो रो पड़ते हैं, गुबार निकल जाता है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म में वो सोचते हैं तो उनको समझ में आ ही जाता है कि आखिर वो कौन से लोग थे जो इस मुसीबत के समय में मेरे साथ खड़े थे, और वो कौन से लोग थे जो साथ तो खड़े थे लेकिन किस तरह से मेरी परिस्थिति का फ़ायदा उठा रहे थे। जो ये टूल किट है ये साफ जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी किस तरह से इस देशवासियों को मरता छोड़ करके, इस देश को बर्बाद होता देखते हुए और इस देश की सरकार को बदनाम करने के नाम पे इंटरनेशनल फोरम पे भारत को कितना कमज़ोर करने के लिए जो कवायद चल रही थी, वो पूरा कच्चा चिट्ठा है ये टूल किट। और ये टूल किट बता रहा है कि मंशा बहुत ख़राब है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये समय महामारी का है, कोविड का है। जो डिमांड है परिस्थिति की या स्थिति की वो एकजुटता की है, लेकिन लालच एक ऐसी चीज़ है, सत्ता पे काबिज़ होने की जो मंशा होती है, जो एक ख्वाहिश होती है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि उसके आगे हर मौका और उसकी नज़ाकत औनी पौनी नज़र आ रही है, छोटी नज़र आ रही है इस देश के विपक्ष के लिए खासकर। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बातचीत का ये सिलसिला हमारे आपके बीच में बना रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं और अपनी कमेंट ज़रूर दें, ताकि कुछ भी इम्प्रूवमेंट की या कुछ भी सलाह जो है वो हम तक ज़रूर पहुँचे। शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये सारी बातें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं मिलेंगी। सच बोल रही हूँ, सच की आवाज़ जन जन तक पहुँचनी चाहिए। नमस्कार।